5 सेकेंड का मैं इसमें आपको टाइमर दूंगा दोस्तों। आपको आंसर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना है, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आप कितना पानी में है। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपको कितना प्रिपरेशन और करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जूल इनमें से किसकी इकाई है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने भी लोग, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में बताते चलिए कि जूल जो इनमें से किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा की। जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। अगर हम जबकि बात करें अगर बल की दोस्तों, तो बल की इसकी इकाई है तो न्यूटन की है। दबाव की बात करें, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की जो इकाई हो जाती है वो हो जाती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि तापमान की अगर हम इकाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी इकाई हो जाती है डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अश्व शक्ति किसका एकक है? यानी आपको बताना है जो अश्व शक्ति होता है वो इनमें से किसका एकक है। चलिए 5 सेकंड का समय है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। कमेंट में बताते चलिए, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शक्ति का। जो अश्व शक्ति किसका एकक है? तो शक्ति का है। आपको बता दें कि मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्व शक्ति यानी हार्स पावर में भी व्यक्त किया जाता है। अगर हम बात करें एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट लगभग होता है। शक्ति का जो एसआई मात्रक की हम बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाएगा वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। आपको बताना है कि इनमें से जो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोमर थे। जो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम अगर मापने वाले वैज्ञानिक पूछता है कौन थे, तो वो रोमर थे। रोमर ने दोस्तों कब किया था? तो 17वीं शताब्दी में प्रकाश की चाल को मापा था। इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसका हर क्वेश्चन का आपको बताता चलूँगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। चलिए 5 सेकंड का समय है, आपको आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यांत्रिक ऊर्जा में। बात करें दोस्तों विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यह ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपको बताना है कि इनमें से जो एसआई इकाई होती है उसमें लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डायोप्टर। जो एसआई पद्धति होती है उसमें लेंस की जो शक्ति का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। एक लेंस की शक्ति का डायोप्टर होती है जिसकी फोकस दूरी या लंबाई 1 मीटर होती है। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है उस ग्रुप डी, उसके लिए बहुत सारे अच्छे ई बुक्स मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको लेके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, तो आप टॉपिक वाइज सारा स्टैटिक जीके एंड जीके खत्म कर सकते हैं इस ई बुक से, जिसमें सारे टॉपिक एक साथ इनबिल्ड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा और जितने भी टॉपिक हैं सबको रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सारे आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एंड साइंस का देखिए आपका वेटेज 25 नंबर के आपकी परीक्षा में, तो
1000 क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें आपके पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो बार बार पूछे गए, कंप्लीट डिटेल के साथ इसे भी कवर किया गया है, दूसरा ई बुक। एंड थर्ड ई बुक दोस्तों मैथ का है। दोस्तों मैथ का ये 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जिससे कि आप सभी जो क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाएं। ये तीनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पे आपको इसे लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, लेके सारे का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? आपको बताना है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी अवधि बढ़ती है, क्योंकि टी जो होता है और अल्फ़ा अंडर रूट एल, और घड़ी सुस्त हो जाने के कारण पीछे हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए यदि। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? आपको बताना है कि जो 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल होता है वो इनमें से कितना होता है। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड का होता है। सॉरी, 1 सेकेंड का समय एक दिशा में जाने तथा पुनः 1 सेकेंड प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए होता है। यदि आवर्तकाल कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो सेकेंड पेंडुलम वाली घड़ी सही समय नहीं देगी। यानी जो देख लेते हैं घड़ी ऐसे होता है तो 1 सेकेंड लगता है इसे इधर जाने में और वापस इधर से आने में 1 सेकेंड का समय लगता है। यानी जो 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है तो 2 सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? आपको बताना है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम हो जाएगा। अगर एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि उस लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल t बराबर हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। इसमें हो जाता है इसीलिए t हो जाएगा अंडर रूट एल। अतः लड़की के खड़े होने पर झूले की जो प्रभावी लंबाई है कम हो जाएगी और उसका दोलन काल भी कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बहुत लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दबा के लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो घड़ी होती है उसमें चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब घड़ी में हम चाबी देते हैं तो उनमें से स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके और भी उदाहरण है दोस्तों, तो आपको बता देता हूँ। जो होता है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है।
आपको बताना है कि सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरल आवर्त गति में क्या स्थित रहता है, तो आवर्तकाल। आपको बता दें जो सरल आवर्त गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक समान रूप से गति करती है, इसीलिए ही इस गति में आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आप रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप बैचेज 22 जून से ला रहे हैं, जिनके साथ साथ दोस्तों आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन के सेशन कवर कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट एंड रेज एंड फीचर्स भी दिया जाता है। तो विजय बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं लाइक मिशन बैच दिल्ली पुलिस के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए, एम बैच एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, एम बैच जीडी कांस्टेबल के लिए, सारे देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप कंप्लीट कवर करके देगा सारा का सारा सिलेबस। आपको पूरे पाठ्यक्रम देखिए आपका पूरा का पूरा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप फटाफट इसे एनरोल कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों इसके अलावा रेस फीस जो कि आपका आस्क डाउट फीचर देता है, आप कभी भी अपने डाउट सेंड कर सकते हैं अनअकैडमी को और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माध्य स्थिति पर। जब कोई कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो माध्य स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जबकि अन्यंत बिंदुओं पर वह शून्य होती है तथा स्थितिज ऊर्जा महत्तम होती है। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11.2 किमी प्रति सेकेंड। पृथ्वी से किसी वस्तु के पलायन के लिए पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकेंड है। अतः रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए 11.2 किमी प्रति सेकेंड का वेग दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? आपको बताना है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का जो छोटा हिस्सा होता है वो अलग होता है तो क्या होगा? राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अगर किसी कक्षा से अलग उपग्रह का जो छोटा हिस्सा अंतरिक्ष में उसी उपग्रह की कक्षा में उसी चाल से परिक्रमण करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों और मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है। दोस्तों जितने भी लोग हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपको बताना है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण ही बल के अधीन कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की अगर हम बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम की गई थी। न्यूटन ने इससे संबंधित एक नियम भी प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। आपको बताना है कि जो स्प्रिंग होता है अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं।
राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग जो होता है उसको अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो लगने वाला बल होता है उसे प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतया किस पर निर्भर करती है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बक्से को खिसकाने की दूरी पर। सामान्यतः जो कार्य होता है बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है। यह स्थिति संरक्षी बलों की स्थिति में सत्य है। असंरक्षी बलों की स्थिति में यह किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, न कि विस्थापन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु, चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सतत वेग से चलती रहेगी। हम बता दें कि यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला कोई बल प्रभावकारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। किसी प्रणाली में समस्त कणों का भार जिस बिंदु पर संकेंद्रित रहता है वह उस प्रणाली का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है, जबकि वह बिंदु जिस पर प्रणाली का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? आपको बताना है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्थिर रहेगा। यानी किसी द्रव्य का द्रव्यमान स्थान और परिस्थिति सापेक्ष नहीं होता है, वह सदैव अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर में लगभग कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 11 किमी। अगर पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग जो होता है 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग की बात करें तो वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी नहीं लौटता है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा 11.2 किमी प्रति सेकेंड के पावर -1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेडियन प्रति सेकेंड। आपको बता दें कि वृत्ताकार
वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय वेग उसके कोणीय विस्थापन तथा समयांतराल के अनुपात के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब, इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। अगर गर्म स्टील के प्लेट में बना छिद्र ऊष्मीय प्रसार के कारण बड़ा होता है। छिद्र में पीतल का प्लग डालने के बाद जब स्टील की प्लेट ठंडी होती है तो उसका संकुचन होता है और प्लग छिद्र में जकड़ उठती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संहति मास। किसी पिंड की जो मास स्थान निक्षेपण होता है, किसी भी स्थान पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि घनत्व, भार और आयतन परिवर्तनीय होते हैं। संहति को ही द्रव्यमान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको बताना है कि जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अति निम्न ताप पर भरे गए प्रणोदकों यानी ईंधनों का सहजता के साथ प्रयोग कर लेने वाले इंजनों को ही क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में प्रणोदय के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो प्रक्षेपण यान को अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।